मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कुछ टॉपिक्स बताया था। तो बच्चों, कुछ कारणों से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, तो आज से वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो बच्चों आइए बिना समय बिताए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों आज का टॉपिक ये है कि चूँकि हम लोग जानते हैं आप लोग जो है कि एग्ज़ाम देने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि BCCLE का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप लोग को लगता होगा कि क्या मैं टॉपिक पढ़ के क्या करता हूँ। तो बच्चों जो मैंने आज तक पढ़ाया और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, ओनली फॉर 1 ईयर का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी चाहे 10 हो या 12 क्वेश्चन हो उसको उठाया है। तो इसी तरीके से मैं जो है आप लोग को टॉपिक वाइज पढ़ाता भी जाऊंगा, बीच बीच में क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा ताकि आप लोग की मनोकामना बढ़ती जाए यानी मोटिवेट होते रहें। तो ताकि आपको लगे कि एग्जाम कोई भी फास्ट नहीं है। तो आइए हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मैंने पिछले वीडियो जितना पढ़ाया है अगर उसका आप लोग नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को पास में लेके बैठ जाएंगे ताकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको आंसर खुद ब खुद पता चलता जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, लिखिएगा क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q। क्वेश्चन में जैसा कि आप लोगों को कह दिया है सच दैट यानी कि एक केस दे दिया है P इज ग्रेटर देन Q एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन यानी सेम स्ट्रेट लाइन लिखिएगा बच्चों, सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से लिख लिया होगा। अपोजिट डायरेक्शन लिखिएगा इज गिवन बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखिएगा P अपॉन कैपिटल Q लिखिएगा। बी ऑप्शन लिखिएगा P माइनस Q। तीसरा यानी सी ऑप्शन लिखिएगा P प्लस Q और डी में लिखिएगा Q बटे P। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन को आप लोगों ने उम्मीद ध्यान से पढ़ लिए होंगे। दिया हुआ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P एंड Q यानी कि यहाँ केस दिया होगा P बोला कि ग्रेटर देन है किससे, यहाँ से दिया हुआ कि स्ट्रेट लाइन ने बिल्कुल क्या बोला कि दोनों फोर्स जो है कि जैसा मैंने बताया था कि अगर देखिए एक पॉइंट है कहीं पे, इस पॉइंट पर अगर मानिए आप लोग अगर F फोर्स लगा रहे हैं, अगर यही स्ट्रेट बिल्कुल सीधा है, अगर ये इधर फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा, अगर ये पॉजिटिव F है तो क्या लगेगा, फोर्स तो उतना ही लगेगा, लेकिन साइन क्या चीज का हो जाएगा, निगेटिव का हो जाएगा। तो बच्चों इसमें से आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ से, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या है कि अगर एक फोर्स P दिया हुआ दूसरा फोर्स Q दिया हुआ, अगर मानिए P को अगर यहाँ रखते हैं, इसको अगर P रख देते हैं, इसको अगर Q रखिएगा, मान ले इसको P रख दिए, इसको क्या रखिएगा, Q रखिएगा, ये निगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको लिखा दिया था। तो आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व इन द रिकॉइल ऑफ गन। तो ऑप्शन ए लिखिएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी में हो जाएगा
न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा ऑप्शन लिखिएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ऑप्शन डी में लिखिएगा एनओटी मतलब नन ऑफ दिस। तो बच्चों आप लोग उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन जो है आप लोग क्या कहते हैं 9th में भी पढ़े होंगे कि देखिए यहाँ से करा है किताब लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व द रिकॉइल ऑफ गन, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं कि बंदूक से जब हम लोग क्या करते हैं गोली को छोड़ते हैं तो आप लोग को याद होगा कि यानी कि कौन सा लॉ लगता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रत्येक क्या होता है विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या है, देखिए यहां से लिखा हुआ है, लिखिएगा द क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इट्स। ऑप्शन ए लिखिएगा क्वांटम, बी में लिखिएगा इम्पल्स और सी में लिखिएगा मैग्नीट्यूड और डी में लिखिएगा मोमेंटम। क्या लिखिएगा डी में, मोमेंटम। देखिए बच्चों इसमें से मैंने आप लोग को सबसे पहले ही बता दिया है कि मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया बस उसी में से क्वेश्चन है। यानी कि मैंने आपको क्वांटम नहीं पढ़ाया, इम्पल्स नहीं पढ़ाया, मोमेंटम नहीं पढ़ाया, तो डायरेक्टली आप लोग छांट के लिख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप एक बार भी पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा और बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं। जैसा कि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का जो क्वांटिटी जैसे मानिए कि आप कहीं देख रहे हो 5 न्यूटन लिखा हुआ, इट इज न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स बट 5 इज द मैग्नीट्यूड, यानी 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि फोर्स का जो क्वांटिटी होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें से क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। अब इसका ऑप्शन लिखिएगा स्पीड, बी में लिखिएगा डिस्टेंस, सी ऑप्शन लिखिएगा वेलोसिटी और डी लिखिएगा एक्सीलरेशन। क्या लिखिएगा, एक्सीलरेशन। तो देखिए बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप लोग छाटेंगे तो यहाँ से भी ऑप्शन को छाट सकते हैं। देखिए स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस तो हो नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पर बात करेंगे हम लोग, चूंकि क्या दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है दूरी, दूरी को हम लोग मीटर में मापते अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, बोला कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है सेकेंड, यानी कि टी से अगर कोई भी चीज में अगर हम लोग टाइम यानी कि टाइम से डिवाइड कर देते, जैसे यहाँ से क्या दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, यानी कि सबसे छोटे दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। आप कहिएगा कि सर यहाँ देखिए आप तो क्लियर हो गया, मीटर पर सेकेंड यूनिट आ गया, यानी कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी नहीं होगा।
तो आप बोलेगा सर स्पीड का भी यूनिट सर मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन चूंकि हम लोग क्या जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा मेरा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग आर वेक्टर्स क्वांटिटी, आर वेक्टर्स क्वांटिटी, ऑप्शन लिखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बी में लिखिएगा एंगुलर वेलोसिटी, सी ऑप्शन लिखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और डी में लिखिएगा ऑल ऑफ दिस। देखिए बच्चों, ऐसा अक्सर क्वेश्चन जब आपको ऑल ऑफ दिस देखने को मिलता है तो आप लोग खुश हो जाते होंगे जरूर कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा, और इसका आंसर आप लोग ऑल ऑफ दिस मार के निकल जाइएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा, अगर मैंने एंगुलर नहीं पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए यहाँ से चूंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में पीछे मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्सो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि तीनों क्या चीज है मेरा वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फोर्सेस whose lines of action are parallel and in the same direction, are known as डैश, यानी कि यहाँ डैश पैरेलल फोर्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन लिखिएगा नंबर ए ऑर्थोगोनल, बी में लिखिएगा लाइक, सी में लिखिएगा अनलाइक, और डी में लिखिएगा म्यूचुअल। देखिए बच्चों, इसमें से मैंने आपको बताया था, देखिए सिर्फ क्या बताया लाइक फोर्स के बारे में और अनलाइक फोर्स के बारे में बताया है, म्यूचुअल के बारे में नहीं बताया, और ऑर्थोगोनल, ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए पहला किताब फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल, बोला क्या कि जितना भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आपस में पैरेलल होगा, लेकिन बोलता इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि सबका सेम डायरेक्शन होगा। जब डायरेक्शन अगर सेम हो, अगर पैरेलल नहीं है, सबका डायरेक्शन अगर सेम है, अगर नीचे की ओर से फोर्स लगा तो कैसा होगा, लाइक होगा। क्या लाइक, लाइक का मतलब होता है एक समान, यानी बिल्कुल एक जैसा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अनलाइक का मतलब क्या होता है, एक ऊपर गया, एक नीचे गया, एक दाएं गया, एक बाएं गया, लेकिन लाइक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो है कि बिल्कुल, यानी कि सेम डायरेक्शन, बिल्कुल एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो काफी अच्छा पसंद आ रहा होगा। तो अगर अच्छा आ रहा, पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक्स फर्दर subdivided into, ऑप्शन ए लिखिएगा
काइनेमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। बी ऑप्शन लिखिएगा काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। सी ऑप्शन लिखिएगा काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। डी ऑप्शन लिखिएगा बैलेंसिंग एंड स्टैटिक्स। बैलेंसिंग एंड स्टैटिक्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर जब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स बताया था, उसमें से क्लासिफिकेशन करने के लिए आप लोगों को बताया था। चूंकि हमें पता था, चूंकि मैंने एग्जाम को फेस किया है और मैंने एग्जाम को एक बार में निकाला है, हमें पता था कि जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक दिन समय निकाल के इंट्रोडक्शन बताया था। तो देखिए बच्चों, उसी से ये क्वेश्चन है कि चूंकि ये साफ साफ शब्दों में लिख दिया, बिल्कुल आसान शब्दों में, कि डायनामिक्स फर्दर सब डिवाइडेड। डायनामिक्स को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोग अपना नोट्स निकालिए और नोट्स में देखिए कि मैंने क्या लिखाया है। लिखाया है कि डायनामिक्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता हूं आप लोगों को क्वेश्चन लेके। तो लिखिएगा, देखिए बच्चों एक चीज और आप लोगों को दिया हुआ, इसमें से लिखा हुआ रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू एरियाज। एरिया लिखे, ब्रांचेज लिखे, कुछ भी लिखे, दो भागों में बांटा गया। तो ऑप्शन लिखिएगा इसका काइनेटिक एंड डायनामिक्स। बी में लिखिएगा काइनेटिक एंड स्टैटिक्स। काइनेटिक्स एंड स्टैटिक्स। सी में लिखिएगा स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। और डी नंबर में लिखिएगा काइनेटिक एंड काइनेमेटिक्स। काइनेटिक एंड काइनेमेटिक्स। तो बच्चों यहां से आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, चूंकि यहां से क्वेश्चन आ गया रिजिड बॉडी। बच्चों मैंने आपको बताया था कि रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी का मैंने डिफिनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा दिया था आपको। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो को जाके सीरियली वाइज देखें और वीडियो को अच्छे तरीके से समझ ले। एक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रुकेगा और इसी तरीके से बिल्कुल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से रिजिड बॉडी का मैं शॉर्ट बता देता हूँ कि रिजिड बॉडी वैसा बॉडी होता है जिसका क्या होता है कि ये होता है नॉन डिफॉर्मेबल होता है। लेकिन बच्चों एक्चुअल में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो कि नॉन डिफॉर्मेबल नहीं हो। सभी दुनिया का कोई भी वस्तु है सब डिफॉर्मेबल है। जैसे मानिए कि लोहा को क्या आप लोग जब फोर्स लगाते हैं तो वो नहीं टूटता, वो भी टूट जाता है। लेकिन एक निश्चित तक है, उसको अगर बेंड करेंगे तो बेंड जरूर होगा, ठीक है। जैसे रबर क्या करते हैं, आप लोग रबर को खींचते हैं तो बड़ा हो जाता है, छोड़ते हैं तो क्या होता है, फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। तो बच्चों इसको जाके दो भागों में बांटा गया था। स्टैटिक्स यानी कि रेस्ट में रहेगा रिजिड बॉडी, तब हम लोग क्या कहेंगे। और जो एक होता है डायनामिक्स, जब बच्चों मोशन में रहेगा तब हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो रिजिड बॉडी को दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में बांटा गया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत पसंद आएगा ये वीडियो। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन। लिखिएगा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स which deals with the forces and the
effects, the effects while acting upon the bodies in motion। तो बच्चों ऑप्शन लिखिएगा, जल्दी से ऑप्शन लिखिए। स्टैटिक्स, बी में लिखिएगा फिजिक्स, सी में लिखिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, लिखिएगा बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स, और डी में लिखिएगा डायनामिक्स। तो बच्चों क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ें। यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेस एंड द इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग इज बॉडीज इन द मोशन। यानी कि जब बॉडीज जो है कि क्या कहते हैं मोशन में रहेगा, तो वैसे यानी कि ये डायनामिक्स का पार्ट, क्या कहते हैं, ये जो होता है कि हमारा किसका पार्ट हो जाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का किस में आ जाता है, डायनामिक्स। यानी जब बच्चों मोशन में कोई भी वस्तु तो हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, मेरा डी है। ठीक है बच्चों, देखिएगा मैं एक पॉइंट लिख करके लिखा दिया हूँ आपको। जब डायनामिक्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टैटिक्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर मान यहीं पे सिर्फ चेंज कर देता बॉडीज इन मोशन के जगह पे क्या लिख देता बच्चों, अगर बॉडीज इन मोशन के जगह पे सिर्फ अगर रेस्ट लिख देता, क्या लिख देता बच्चों, अगर देखिए सॉरी यहाँ पेन नहीं, मार्कर नहीं चल रहा है, अगर आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा तो देखिएगा। देखिए बच्चों अगर सिर्फ रेस्ट अगर लिख देता तो आंसर क्या हो जाता बच्चों, स्टैटिक्स हो जाता। यानी कि अगर कोई भी वस्तु मोशन में है, अगर क्या कहते हैं वो स्टैटिक यानी रेस्ट में है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कौन सा कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखिएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए बच्चों क्वेश्चन कितना शानदार दिया हुआ है, बिल्कुल अच्छा बच्चा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बी में देखिएगा स्पीड, सी में देखिएगा वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, और डी में लिखिएगा बच्चों एक्सीलरेशन यानी कि एक्सीलरेशन। देखिए बच्चों अगर आप लोग ध्यान से मेरे वीडियो को देखे होंगे तो ये क्वेश्चन अगर मैंने नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप लोग को बिल्कुल सही बना लेंगे, क्योंकि देखिए मैंने पीछे फोर्स के बारे में चर्चा किया है, टोटल 4 ऑप्शन के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। देखिए फोर्स इज ए वेक्टर, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, और एक्सीलरेशन क्या है मेरा वेक्टर है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, स्पीड बच गया। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसके क्या हो जाएगा, स्पीड मेरा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोग को लेके। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, लिखिएगा द फोर्स बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्ट होगा बच्चों, ATTRACTED लिखिएगा, अट्रैक्टेड towards the center of earth is called, ऑप्शन ए लिखिएगा बच्चों इम्पल्स, बी में लिखिएगा मास, सी में लिखिएगा वेट, और बच्चों डी में लिखिएगा मोमेंटम। देखिए बच्चों यहाँ से ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि कोई भी वैसा फोर्स बताइए जिस फोर्स से क्या करता है कि बॉडी को पृथ्वी अपने ओर खींचता है। ऐसे तो आप लोग अगर मानिए यहाँ से ग्रेविटी दिया हुआ रहता तो आप लोग ग्रेविटी फोर्स को आंसर देके मार के भाग जाते,
लेकिन देखिए आप लोग को फंसाने के लिए थोड़ा सा घुमा दिया। देखिए बच्चों इम्पल्स दिया है, मास दिया है, वेट दिया है, मोमेंटम दिया है। हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते। वेट का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़ते हैं? वेट बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू, यानी कि जी इज द क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी को क्या कहते हैं? ये ग्रेविटी फोर्स का दिया हुआ है, इसलिए कौन सा ऑप्शन मेरा सही है? सी ऑप्शन सही है। तो बच्चों आज का आखिरी और अंतिम सवाल लिखिएगा। आज का अंतिम और आखिरी सवाल बताने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो लिखिएगा 1 जूल। क्या लिखिएगा? 1 जूल, यानी कि बच्चों देखिए कि जहां पे होता है 1 जूल, इसका यूनिट क्या हो जाता है बच्चों? आप लोग को याद होगा न्यूटन मीटर होता है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा। तो बच्चों देखिए इस कठिन परिस्थिति में जो है आप लोग सिर्फ BCECLE के लिए नहीं पढ़े, आप लोगों को जो है कि टेक्निकल आने वाले टेक्निकल में भी मैकेनिक्स का बहुत ही बड़ा अहम योगदान होता है। इसलिए मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ, जितना हो सकता है मैक्सिमम मैं आप लोगों को देने का कोशिश करता हूँ और कंटिन्यू दूंगा। तो मैं जो है कि ओवरऑल पूरे मैकेनिक्स का सिलेबस को कवर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को आप लोग कन्फर्मली यानी कि पूरे 100% उम्मीद रखिएगा मैं आप लोगों को एग्जाम होने से पहले आप लोगों को फुल्ली सिलेबस को कवर करूँगा, यानी कि ख़त्म करूँगा। और आप लोगों को जिस तरीके से टेस्ट में क्वेश्चन आता है मैकेनिक्स का चुन के जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन सीरीज भी करवाऊंगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर मेरे वीडियो को देखें, पढ़ें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं इस तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए यानी कि टेक्निकल से जितना भी संबंधित हो सकेगा मैं आप लोगों के प्रति टेक्निकल में समर्पित करूंगा। यानी कि टेक्निकल जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह जितना भी आता है कोर ब्रांच का सब्जेक्ट है, तो मैं कोर ब्रांच का के लिए भी यानी कि मैं कुछ दिन बाद जो है कि आप लोगों को इसी ऐप पर जो है कि मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का हो सके तो क्लास लूँगा। तो बच्चों तो इस वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें, और वीडियो कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बेशक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके आंसर पे बात करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिएगा, लिखिएगा वर्क डन बाय फोर्स 1 न्यूटन when it displaces a body through 1 मीटर। देखिए बच्चों इसी तरीके से 4 ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने सिर्फ एक ऑप्शन जो आंसर था मैंने सिर्फ उसी को लिखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो ये काफ़ी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।